हेलो मेरे नीट के सभी गांव वालों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे जरूरी अपडेट आ गई है। एनटीए ने नीट यूजी 2025 का सिलेबस आपके लिए अपडेट कर दिया है। तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है बार बार इधर से उधर की मैम पता नहीं क्या सिलेबस में देने वाले हैं, क्या कट गया, क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ा, क्या घटाया, क्या गुणा भाग किया है एनटीए ने आपके सिलेबस में। इसे आज हम डिस्कस करेंगे केसी मैम के साथ केजीएस नीट हिंदी माध्यम चैनल पर। तो आप एकदम अपनी पेटियां बांध लेनी, एकदम सीट बेल्ट तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते और किन किन टॉपिक्स को आप बड़ी आसानी से छोड़ देंगे। तो ये अपडेट आने के बाद एक बहुत तुम्हारे अंदर एक जोश आना चाहिए कि अब तो हमें पता चल गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपका जो फोकस है, जो टारगेट है, वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी में सबसे पहले जब ये नोटिस आया है, इसमें सारी डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड एंड आफ्टरवर्ड्स ये पब्लिक नोटिस भी नीचे दे रखा है जिसमें मेंशन है कि नोटिफाई किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास एनटीए है यूजी के लिए अपने पास जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने अपना जो सिलेबस है ये दे दिया गया है। दे आर द स्टेक होल्डर्स एंड फर्दर द सेम हैज बीन अपलोडेड ऑन एनएमसी के वेबसाइट। जो एनएमसी की वेबसाइट पे, चाहे नीट यूजी की वेबसाइट अपन जो देखते हैं, एनटीए का वेबसाइट, दोनों पर ही सेम सिलेबस अपडेटेड है। तो इधर उधर से गलत उल्टा फुल्टा फाइल की जरूरत नहीं है। अपने भी टेलीग्राम चैनल पर लिंक गिवन है, वहां पर भी जो आपके फाइल्स है, जो लेटेस्ट और ऑथेंटिक सिलेबस की जो अपडेटेड पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी। तो डू गो टू द अपना वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उल्टा फुल्टा कोई पीडीएफ नहीं लेना है। सेकेंड थिंग इज, तो आपके 25-26 का जो सेशन रहेगा उसके लिए भी यहां पर यही सिलेबस चलेगा। तो आपको रेफर करना है 2025 के लिए, 24-25 के लिए भी ये सिलेबस है एंड देन फर्दर फॉर 2025 एंड 2026 के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अभी 11th में है ना, जो एक साल के बाद आगे लाइक जब 11th में जो 12th में जा रहे हैं, वो भी इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एनटी ने ये बात आपके लिए क्लियर कर दी है। योर डोर्स आर ओपन नाउ, यू हैव टू स्टडी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपका फिजिक्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये रहा, फिजिक्स एंड मेजरमेंट से ये सारे टॉपिक्स, फर्दर काइनेमेटिक्स, ऑल दीज टॉपिक्स, आपके पास लॉज ऑफ मोशन से ये सारे टॉपिक्स जो आपके पास रहेंगे, वर्क एनर्जी पावर से ये रहे सारे टॉपिक्स जो रहने चाहिए, रोटेशनल मोशन से ये रहे सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपके पास सारे यूनिट्स, सारे टॉपिक्स मेंशन है। ग्रेविटेशन के जो आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक्स, एवरीथिंग इज मेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ये रहा। थर्मोडायनामिक्स से है ना कि कौन कौन सी चीजें आने वाली है, आपके पास जीरोथ लॉ आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एवरीथिंग। काइनेमेटिक थियरी ऑफ गैसेस के ये रहे आपके पास इक्वेशन आएंगी, स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, आरएमएस निकालना, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, सारी चीजें। ऑसिलेशन एंड वेव से भी आपके पास एसएचएम जो आना ही आना था फिक्स, एंड फर्दर यहाँ पे से वेव मोशन, एवरीथिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, रिफ्लेक्शन वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स एंड स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स, एवरीथिंग। ये जो चीजें हैं, बीट्स ऑल्सो। आप देख रहे एक छोटी से छोटी बात भी आप मिस नहीं करोगे जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी। एक छोटा सा छोटा टॉपिक भी आपके ब्रेन से, आपकी आंखों से मिस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट से अगर अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आपके पास सारे टॉपिक्स, डाइपोल, इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल, सारे चीजें। ये है सेकेंड में फिजिक्स का आपका सिलेबस चल रहा है। दिस इज कंप्लीट सिलेबस ऑफ फिजिक्स 11th प्लस 12th। यहां पर इलेक्ट्रोफिजिक्स, गॉस लॉ आपके पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम जो आप निकालते सारी चीजें वो है। ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है, डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस निकालना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आपके पास देखना ये लोग कोई ना कोई छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ देते हैं ऐसा लिख लिख के लास्ट में, पर आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, किरचॉफ्स लॉ है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, देख रहे आप छोटे छोटे से पॉइंट्स लगा लगा के। सो दिस इज द वे हाउ दे राइट इट। लेकिन आपको याद रखना है कि उन्होंने एक टॉपिक लिख दिया तो वो पूरा टॉपिक आपके लिए है। मार्क दिस थिंग, हो सकता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है पर यहां पर मेंशन है तो वो आएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं हमेशा बात करती थी कि एनसीईआरटी से ज्यादा प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, सिलेबस।
तो 2024-25 का जो पेपर रहने वाला जो सेशन है उसके लिए भी सिलेबस है, 25-26 के लिए जब 11 से 12 में जा रहे हैं आपके लिए भी क्लैरिटी है कि अब यही सिलेबस आपके लिए फिक्स रहेगा, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स वाला चीज, करंट लूप वाला चीज, एवरीथिंग, टॉर्क वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी सिलेबस में लिखी गई है वो आएगी, भले ही वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी और अपन वो जो निकालते हैं ना करंट्स एंड एवरीथिंग, आरएमएस, लेंस लॉ, एसी सर्किट्स एंड एवरीथिंग, वाटलेस करंट, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। देन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव जिसको हम कहते हैं। ईएम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स एंड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, सबके बारे में पूछा गया है। देख लो इधर एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव्स की कहां कहां पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सारे मिरर्स, फॉर्मूला, यहाँ पे मोरर लिखा है, यहाँ पे मिरर आएगा, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन आएगा, लेंस फॉर्मूला आएगा, मेकर फॉर्मूला, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके एप्लीकेशंस। इसके बाद मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स, उनकी मैग्नीफाइंग पावर्स कितनी होती है, एवरीथिंग। वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी आपके पास वेव फ्रंट, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यंग स्लिट का एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन दे रहेगा सिंगल स्लिट के से जो होता है, पोलराइजेशन, पीपीएलओ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स आपके पास दे रखा है, ब्रूस्टर्स लॉ, यूज ऑफ पीपीएल या एंड पोलराइड, पोलराइड का क्या यूज, सारी चीज आपको दे रखी है। एक एक चीज आपको मेंशन रखनी है अपने दिमाग के अंदर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो ड्यूअल नेचर ऑफ आपके पास जो रेडिएशन का होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेरेंस ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैटर वेव्स, वेव्स का नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन जो हम निकालते हैं, आप जो डेराइव करके निकालते हैं, ये एटम्स एंड न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन, साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, मास एनर्जी रिलेशन, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, एवरीथिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस अगर आप बात करें तो सेमीकंडक्टर्स है आपके पास, डायोड है ना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, जेनर डायोड वाला दे रखा है, एलईडी है ना, वोल्टेज लॉजिस्टिक गेट्स दे रखे, ओआर एंड और एंड नॉट, नैंड, नॉर, एवरीथिंग। ब्रैकेट में जितनी भी चीजें गिवन है इसका मतलब आपको सारी कंसिडर करके चलनी है। फिर इसके बाद है आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, तो ये आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे परफॉर्म करना है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, इसके ऑब्जर्वेशंस कैसे निकाली जाती है, कंक्लूजन कैसे आता है, कैसे फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, चीजें कैसे करनी है, इसमें आप 1 या 2 सवाल एक्सपेरिमेंट बेस से भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अगर कोई चीज आपके साथ जोड़ी गई है इन योर अगर आपके उसमें सिलेबस में अगर कोई चीज मेंशन है, जोड़ी गई है, इसका मतलब है कि वो चीज से सवाल आएंगे, चाहे वो आपके पास वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू गॉज हो, पेंडुलम हो, मीटर स्केल है, यंग मॉड्यूलस जो है उनका इलास्टिसिटी निकालने का, सरफेस टेंशन, ये एक ही वर्ड है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, रेजोनेंस ट्यूब का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रेजिस्टिविटी निकालना जो अपन मीटर बेस से निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालना हो गया, फोकल लेंथ जिसे अपन निकालते हैं, प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालते हैं। सो टोटल 18 एक्सपेरिमेंट्स है इन फिजिक्स। डायोड का आइडेंटिफाई, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर फॉर मिक्स कलेक्शन से उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये वो क्वेश्चन से अपन बात है ना जो लेवल अप क्वेश्चन आने वाले हैं कि जिसमें आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, कुछ नया हो, कुछ हटके हो, जिसे वो चीजें आपके पास यहाँ से आती है जहां पे आप अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं कि जो पढ़ा है उसको इम्प्लाई करना, उसको इम्प्लीकेट कर पाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, यहां से। इसके बाद तो टिल दिस पेज 5 पेज तक आपके पास फिजिक्स का सिलेबस था। फर्दर यू हैव सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें क्वांटम नंबर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरिएशंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, है ना, फॉर R1 एंड S ऑर्बिटल्स। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, देन यू हैव क्वांटम क्वांटम जो मैकेनिकल अप्रोच अपन देते हैं, दैट इज लाइक SPD, ऑर्बिटल्स का रेजोनेंस आपको दे रखा है,
लास्ट में। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी आपके पास गिवन है, और इसके अंदर भी आपको सारी चीजें, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा पाई बॉन्ड्स, है ना, LCOs जो बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ये देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके एप्लीकेशंस। जो बातें लास्ट में से हिडन करके छोड़ दी गई हैं उस पर भी फोकस कीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ थर्मो आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, जो चीजें एक्स्ट्रा हैं उससे आपको वो जो है बेहतर आपके टीचर्स भी एक्सप्लेन कर देंगे उसको, ऐसा नहीं है, बट वो चीज आपको जो कॉमन है वो आपको पता है, जो चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन है उस पर भी फोकस करके चलना है स्पेसिफिकली। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका गिब्स एनर्जी निकालना है, एवरीथिंग। सोल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी चीजें, वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, एब्नॉर्मल मोलर मास निकालना, इक्विलिब्रियम में आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों हैं। सी फर्दर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, रूल्स वाला चीज है ना, मेटेलिक कंडीशन, कंडक्टेंस, कॉलरॉज का जो रूल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल्स, सेल सेल इंटरेक्शंस, EMF निकालना, गैल्वेनिक, गिब्स एनर्जी चेंज, ड्राई सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स कौन से होते हैं, एवरीथिंग। देन वी हैव केमिकल काइनेटिक्स, रेट निकालना, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैसे इनका क्या अफेक्ट करके जाते हैं, किस तरह से अफेक्ट करेंगे वो चीजें, रेट कांस्टेंट, उनके यूनिट्स, डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, एंड यू हैव फर्स्ट ऑर्डर आपका जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से रखे इसमें। हाफ लाइफ निकालना, इनका टेम्परेचर का क्या, इन रिएक्शंस पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट रहने वाला है, एरिनेस की थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, उसकी कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी क्या होती है आपके पास बायोमोलिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए उनके रिएक्शंस में। देन वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, S-P-D-F ब्लॉक एलिमेंट्स सारे, ग्रुप 13 to 18 के एलिमेंट्स, उनके जनरल इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। देन D and F ब्लॉक, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास है, जिसमें आपके पास वर्नर्स थियरी, ये आपके पास लाइगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना, ये बॉन्डिंग वैलेंस थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये सारी चीजें मेजरली। देन यू हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये प्योरिफिकेशन, उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हियर। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कि हमारे पास IUPAC और ट्राइबल नोमेनक्लेचर दोनों चीजें देख लो, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स ओवर हियर, alkenes, alkenes, alkynes और aromatic hydrocarbons। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी हैव कंटेनिंग हैलोजेंस, इनके पास है CX बॉन्ड, है ना, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स एंड DDT, इनका एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे कैसे हैं, क्या क्या इनके हार्म्स हैं, क्यों इनको यूज किया जाता है। देन वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबके लिए मेंशन है कि किसमें आपको कितनी कितनी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन भी पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको इनकी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन, ये रीमर टीमान रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखो ऑलमोस्ट आपके पास रिएक्शन तक स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन्ड है। ईथर का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा गया, यहाँ पे रिएक्शंस नहीं पूछी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सारी रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए इसके बारे में। देन वी हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन चाहिए, किश्नर और क्लेमेंसन्स की रिएक्शन चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, सारी रिएक्शंस आल्सो मेंशन्ड है क्लियरली। फिर कार्बोनिक एसिड में उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और उनके फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करके जाते हैं। इसके बाद फर्दर यू हैव अमीन्स और डायजोनियम सॉल्ट आपके पास हैं, बायोमोलिक्यूल्स आपके पास है, जिसमें यहां पर देख लो बहुत अच्छी से उन्होंने रेड करके लिखा है हॉर्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन, कि हॉर्मोन्स क्या है, उनका नेचर क्या है, वो प्रोटीन के हैं किसी और चीज के हैं, तो जनरल ऑलरेडी मेंशन है रेड से। सो मैं बिलीव करके जा रही, माइट भी पॉसिबल है कि शायद ये पहले डिलीट हो गया होगा, पर अभी ये आपके पास एडेड है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, सारी चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, और बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेम वही चीजें जो आप न्यूक्लिक एसिड में जो आप बायो में पढ़ते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है।
प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, कि आपकी क्या चीजें लगती है इसमें से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर सॉल्ट पोटैश एलम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास पी नाइट्रो एसिटिलीन येलो है ना, आयोडोफॉर्म, इन सब के आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फर्दर वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इन चारों एक्सपेरिमेंट में लिखा भी गया है क्या केमिकल प्रिंसिपल्स लगते हैं, तो आपसे इन एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशंस एज वेल, काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। सो अप टिल नाउ ये जो आपके पास चीजें गिवन है ना यहाँ पे, ये प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यहां पर आपके पास सारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ये है पूरे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे डिपेंडेंट। जैसे फिजिक्स में 18 एक्सपेरिमेंट्स थे, यहां पर ये मोस्ट इनका केमिस्ट्री यहाँ पे पूछा गया कि इनके प्रिपरेशन में क्या मतलब कौन सी चीजें किस अमाउंट में चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करी जाती है, और नीचे वालों का पूछा गया कि इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या प्रिंसिपल यहां पर लग रहा है। देन कम अप टू बायोलॉजी, बायो के अंदर सबसे पहले चीज व्हाट इज लिविंग आएगा, बायोडाइवर्सिटी क्या आएगा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है आएगा, टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं दे रखा है, मार्क दिस थिंग, यहां पर टेक्सोनॉमिकल एड्स हटाया हुआ है, टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं है, लेकिन व्हाट इज लिविंग दे रखा है कि लिविंग क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है, इसमें प्रायंस नहीं दिया गया, प्रायंस नहीं है। और इसके अलावा साइलेंट फीचर्स आपसे पूछे गए हैं, प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म तक है, एंजियोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म का कोई भी चीजें मेंशन नहीं है, देख लो जरा से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, इनके सेलिएंट फीचर्स, इनके एग्जांपल्स, एंजियोस्पर्म्स मेंशन नहीं है। सेलिएंट फीचर इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स का फाइला तक और कॉर्डेट्स का अप टू क्लास लेवल, क्लासेस तक। तो नॉन कॉर्डेट्स को आपको सिर्फ फाइला पढ़नी है, लेकिन कॉर्डेट्स की आपको क्लासेस भी पढ़नी है। बात समझ में आ गई। फर्दर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लांट्स में आपके पास मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन पूछे गए हैं, टिश्यू भी पढ़ा है, पिछली बार टिश्यू से सवाल नहीं आना था, लेकिन इस बार टिश्यू ऐड कर दिया गया है। एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफिकेशन अब की बार आएंगे, पिछली बार नहीं था पर अब की बार अपने पास दिख रहा है। प्रैक्टिकल सिलेबस जो अपने संग जो चीजें होती है वो साफ साफ दे रखी है, रेसिमोज, साइमोज, अपोकार्पस, सिनकार्पस, एवरीथिंग। इसके अलावा जो फैमिलीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो फैमिलीज है मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी। यहां पर आपके पास अब तक आप जो फैमिलीज पढ़ते थे सोलोनेसी, लेलियसी और फेबेसी थी। फेबेसी तो अपनी जगह पर है, ये लेग्यूमिनोसी, लेकिन बाकी की फैमिलीज हटा दी गई, उसकी जगह पे आपके पास मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी है। डोंट लुक इनटू ओनली एनसीईआरटी, अब हमें किस पे फोकस करना है, सिलेबस। क्या देखना है हमें, सिलेबस देखना। तो अपकमिंग हमारे पास 5 फैमिलीज आएंगी, वो 5 फैमिलीज के नाम इस प्रकार है। एनिमल टिश्यू के अंदर आपके पास एनिमल टिश्यू में टिश्यू वाला पार्ट हटा दिया गया है पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ वहां पे इंसेक्ट नहीं आएगा। फ्रॉग जो है इट इज एन एम्फीबियन, तो ये इनकी पिछली बार भी गलती थी, पिछली बार भी इनको सिलेबस अपडेट करना पड़ा था, इस बार भी करना पड़ेगा। यहां पे इन्होंने इंसेक्ट लिखा है एंड फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, तो यहां पर ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग आएगा, उसका कंप्लीट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। क्लियर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं, तो आपके पास सेल थियरी है, सेल में कुछ भी डिलीटेड नहीं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सब कुछ एज इट इज है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स के टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ, ये एन एंजाइम्स नहीं होता, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स लिखना चाह रहे थे, एन एंजाइम्स कुछ नहीं होता, तो नोमेनक्लेचर वो एंजाइम्स को जो नोमेनक्लेचर होना चाहिए कि भाई जो आपके पास जैसे उससे जो डीएनए को जोड़ दे वो लाइगेज,
है ना, और सॉरी हाँ डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ दे, फ्रेगमेंट्स को जोड़ दे, वो लाइगेज है। इस तरह से हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज क्या है, ट्रांसएमिनेज क्या है, तो वो वाली चीज है। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, उनका सिग्निफिकेंस एज इट इज, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बस ये एंजाइम्स कुछ नहीं, वो एंजाइम्स लिखना चाहते थे। अब ये मत बोलना कि मैम आप इनकी भी क्यूसी करते हो, इनकी भी गलतियां ढूंढी ना अपन ने। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एज इट इज, सब कुछ एज इट इज है, सेम टू सेम है, कुछ रिलेटेड नहीं है। रेस्पिरेशन में सब कुछ है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये भी है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सब कुछ है। ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिक एसिड, इतना ही आएगा। इसके अलावा ट्रांसप्लोर्ट इन प्लांट्स नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, और मिनरल न्यूट्रिशन भी नहीं है। तो वो दोनों चैप्टर जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर ना जी ना, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है। फर्दर अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर सब कुछ है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस वहीं का वहीं है, बॉडी फ्लूइड वहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वहीं है, लोकोमोशन वहीं है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वहीं है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वही है। तो आपके पास सारे जो हमारे पास पीछे स्पेशली डिजीज पे फोकस करना है, यहाँ पर सब में जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उस पर आपका फोकस जाना चाहिए। एक भी डिसऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग से छूट जाए। ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, इसमें नहीं दे रखा, मेंशन नहीं है इसमें, यहां पर भी कहां गया, ये रहा डिसऑर्डर्स, ये रहे। देखो रेस्पिरेशन से आपके पास है अस्थमा, एम्फेसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सर्कुलेशन से आपके पास है हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर। यहां पर आपके पास है यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैलकुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में माइसीनिया ग्रेविस, टिटनस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये आपको बाहर नहीं भागना है। आपको उनके जनरल आइडिया, कॉमन डिसऑर्डर्स आपको पता नहीं, जनरल आइडिया होना चाहिए कि ड्वार्फिज्म क्या है, एक्रोमेगली क्या है, क्रिटिनिज्म क्या है, गॉइटर क्या है, एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर क्या है, डायबिटीज क्या है, एडिसन डिजीज क्या है। डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स मेंशन आउट टू बी डील्ड इन ब्रीफ, आपको उसको ब्रीफ में डील करना है। अब ये नोट लिख रखा और इंपॉर्टेंट कर रखा है। सो अब की बार हम इस पे फोकस भी किया जाएगा और इसको अच्छे से डील भी करेंगे। लास्ट में हमारे पास रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट है, लैक्टेशन, पाचुएशन, एवरीथिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट, जेनेटिक्स आपके पास जो है कंप्लीट है, कुछ भी ऐसा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया ऐसा देखो, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, अकंगिया, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में, बर्ड्स में, हनी बी में, मॉल बायो पूरा कंप्लीट का कंप्लीट, एवोल्यूशन यू हैव, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी है, मैकेनिज्म है, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूमन एवोल्यूशन कंप्लीट है। ह्यूमन ये बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिजीज जो है सारी डिजीज दे रखी है, टोबैको अब्यूज वगैरह एवरीथिंग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर में भी बायोकंट्रोल एजेंट, बायोफर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी गिवन है। बायोटेक में भी आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आरडीटी है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाले में, एप्लीकेशन है, पूरा बायोसेफ्टी, बायोप्राइवेसी, बायोपेटेंट, सारी की सारी चीजें हैं। लास्ट में इकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये बीच में कटेगा, एनवायरमेंट, और यहां पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म। अब आप एक चीज यहाँ पे बहुत गौर से देख पा रहे हैं, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म नहीं मेंशन्ड है। म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, यहां पर कमेंसलिज्म नहीं दिया हुआ, अमेंसलिज्म नहीं दिया हुआ, ध्यान से देख पा रहे हो सारे चीजों में। तो म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रिडेशन है और पैरासिटिज्म है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी ही चीजें। इसके आगे का जो पार्ट था जो अपन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये सब चीजें पढ़ते थे वो डिलीटेड टॉपिक, अभी भी डिलीटेड है। इकोसिस्टम में पैटर्न पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी, बस इतनी चीजें। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं दिए गए, जो अपने नहीं पढ़ा, वो नहीं आने वाला। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपके पास ये पूरा है,
पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेड डेटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, और साथ में आप बोल सकते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बायो में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल, अगर मैं स्किल्स की बात करूंगी तो आपके पास बायोटेक से, एंड फर्दर इन्होंने मॉर्फोलॉजी में ये बात मेंशन कर रखी है। जैसे यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर रखी है कि किसको कहाँ यूज करना है, कब, किसका क्या रोल है। तो जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, तो इन चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है, इन ब्रीफ आपको उसको स्टडी करना है। एंड ओनली द लास्ट पार्ट इज मॉर्फोलॉजी। सारी फैमिलीज चेंज हो चुकी हैं, घबराना नहीं है, आपके सारे टीचर्स वो चीजें आपको करा देंगे। कहाँ गया मॉर्फोलॉजी? डाइवर्सिटी, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट, फिजियो, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड नंबर पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पे चलिए ना, टू बी डील अलॉन्ग विद रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। तो आपको उसको चीज को ध्यान में रखना है कि बायो में तो ऑलरेडी हमें पता है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, चीजें जो होती है, आपको बहुत थरो रिवाइज करते चलना। तो जो चीजें डिलीटेड है वो डिलीटेड रहेंगी क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। जो जो सिलेबस में एडेड है, भले ही वो एनसीईआरटी में हो चाहे ना हो, वो रहेंगे। इसी बात पर आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे गिवन है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास पिन कमेंट रहेगा, वहां पे जाना है, इस अपडेट को ले लेना है, और बाकी सारी अच्छी से अच्छी अपडेट्स के लिए टाइम पर जाने का, आपको जुड़े रहना है केसी मैम के साथ, केजीएस नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, और अपने जोश को डबल कर देना, तैयारी को 2x। थैंक यू सो मच।